मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं मधुघोष टॉक्स। आज हम देखते हैं लोकतंत्र की पाठशाला मॉडल यूथ ग्राम सभा का कार्यक्रम। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का मैं सचिव हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज के इस बैठक में हम अपने ग्राम पंचायत से जुड़े विभिन्न समस्याओं व मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनका समाधान भी निकालेंगे। वो समस्याएं निम्नलिखित हैं, जैसे कृषि से संबंधित और आवारा पशु यानी बहल्ला से संबंधित और शिक्षा से संबंधित और जल नाली से संबंधित और उसके बाद में सड़क संबंधित और तालाब से संबंधित, शिशु और गर्भवती महिलाओं से स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सचिव और सरपंच महोदया से यह कहूंगा कि बैठक की कार्यवाही शुरू करें। भी हैं कि नहीं आई हैं। उस मोहल्ले की सड़कें इतनी खराब हैं कि मोटर गाड़ी से चलना तो दूर की बात, पैदल चलना भी दुश्वार हो रखा है। और तो और इतने गड्ढे हैं, थोड़ा सा बारिश हुआ नहीं कि पूरा कीचड़ का भरमार लग जाता है। वहाँ का नलिया का पानी नलिया में नहीं बल्कि सड़कों पे बहता है, जो कि आज तक किसी को भिगाया नहीं है। अरे नहीं, ग्राम के हर क्षेत्र में जा चुके हैं और बल्कि अभी सत्र के शुरुआत में ही ऐसा हुआ था कि हमारे गांव के हर जगह पर, हर सड़क पे इंटरलॉकिंग रोड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी। हो सकता है कि आपकी ये समस्या भी हाल ही के दिन की हो, इस वजह से हमारे संज्ञान में ना हो, लेकिन ये नाली और सड़क वाली समस्या आखिर किसके वार्ड में आती है? हाँ प्रधान जी, हमारे वार्ड में आती है। अरे भाई, जरा आप बताएंगे कि समस्या क्या है? आखिरकार रोड से संबंधित समस्या है और लोगों का आक्रोश देखिए। बताइए पूरा मामला क्या है? देखिए प्रधान जी, ये समस्या इन लोगों की खुद की बुलाई हुई समस्या है। अभी पूरे ग्राम सभा को पता है कि सत्र के शुरुआत में ही ग्राम सभा की सभी नालियों और सड़कों की मरम्मत करवाई गई थी। अब समस्या इस बात को लेकर है कि पूरे ग्राम सभा में सिर्फ इसी क्षेत्र की नालियां और सड़कें क्यों टूटी हुई हैं। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि बार बार मना करने के बाद ये लोग अपने जानवरों को सड़कों पर बांधते हैं, इसलिए सड़कें कहीं पर टूट जाती हैं और कहीं पर जमीन के नीचे चली जाती हैं। क्योंकि नालियां भी उससे सटी हुई हैं तो वो भी टूट जाती हैं। और इतना ही नहीं प्रधान जी, ये लोग अपने जानवरों का तो बांधते ही, उसके बाद दोबारा मुहारा बाहर के बाद जितना कूड़ा कचरा निकलता सब लायक फेंक देते। एक जगह तो हम लोग कूड़ा फेंकते थे जहाँ अपने चारों ओर से तार गिरवा दिया है। अब हम अपना कूड़ा उतना दूर फेंकने जाते हैं। कूड़ा फेंके तो कहाँ फेंके? देखिए प्रधान जी, इसके लिए भी हमने व्यवस्था करवाई थी। इन लोगों को कूड़ा फेंकने दूर न जाना पड़े, इसलिए हमने वहाँ पर डस्टबिन लगवाए हुए थे। लेकिन अभी आप चले जाइए तो एक भी डस्टबिन आपको सही सलामत नहीं मिलेगा। इसका कारण यह है कि यहाँ के बच्चे उसका उपयोग क्रिकेट खेलने में करते हैं। अरे सरपंच जी, जरा इसे पूछ लीजिए कितने महीने हो गए इनके वर्कर को आए हुए। ना नाली साफ करने वाला था ना सड़क साफ करने वाला था, और कुछ काम तो अपना कुछ करना नहीं, बस इल्जाम हमारे बच्चों पे। अब आप ही बताइए, अपना कुछ काम करना ही रहता, बस इल्जाम थोपना आता है। अरे भाई शांत हो जाइए आप लोग। रोजगार सहायक, आप जरा बताइए कि मामला क्या है? कर्मचारी आखिर गए कहाँ? अरे हाँ भाई, हो सकता है कि हमारे मजदूर ना आ पाए हो, क्योंकि महोत्सव में आ रहे वीआईपी के कारण सभी मजदूरों को वहाँ पर लगा दिया गया था। लेकिन मजदूरों को नियमित रूप से सफाई पर लगाया गया है। उनकी व्यस्तता खत्म होते ही वो दोबारा काम पर लग जाएंगे। आपकी इस समस्या का हल यही है कि हम लोग जल्द से जल्द नालियों की मरम्मत करा देंगे, रोड की व्यवस्था भी आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। और इस काम को करने के लिए वार्ड पंच के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सलोनी, श्राविका और रोजगार सहायक हैं। सरपंच जी, गांव के पोखरवा गंधा गइल बा और ऊपर से टूट फूट गइल बा। हमरे गांव के लोग कहाँ छठ जैसे त्योहार मनाई? अब भाई ये तालाब पोखरा ये किसके वार्ड में आने लगा? हाँ सरपंच जी, हमारे ही वार्ड में। अरे भाई जरा बताएंगे आप कि मामला क्या है? तालाब कैसे टूट गया? मैंने यहाँ सभी ग्राम सभा के सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूँ
कि जो मंदिर के बगल में पुराना तालाब था उसका मैंने मरम्मत करवा दिया, उसमें सीढ़ियाँ भी बनवा दी हैं। इसलिए किया था क्योंकि उसमें गांव के सामाजिक कार्यक्रम हो सके, लेकिन उसमें गांव के पशु जानवर, गाय भैंस सभी लोग आकर उसमें उस पानी को गंदा कर दिए और सीढ़ियाँ भी टूट गई हैं। अब आप ही बताइए प्रधान जी या ग्रामवासियों, हम क्या करें? सरपंच जी आप ही बताइए हम क्या करें। हमारे पूरे गांव में एक ही तालाब है और इतने सारे जानवर, हम अपने जानवरों को कहाँ ले जाएं? बगल में एक तालाब था जो कि गर्मी आने से पहले ही सूख जाता है। अब बताइए हम लोग क्या करें? आपको तो कोई दिक्कत आती नहीं होगी, आपके पास पाइप है, पानी की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, और हम जैसों का क्या? सरपंच जी आप गांव में एक नया तालाब क्यों नहीं बनवा देती? हाँ लगे हैं वो भैया, हम सही कही तो ना? हाँ, हमने कीटनाशकों का प्रयोग किया था, इससे हमारे खेत के गोभियों में कोई कीड़े नहीं हैं। इसलिए इस ग्राम सभा में मैं सभी ग्रामवासियों को यह बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा जो भी सुझाव व या सलाह दिया जाए उस पर अमल करें, इससे आप सभी का ही लाभ होगा। सरपंच जी हमारे गांव में एक ऐसी गांव जूझ रहा है, वो है बहलों की संख्या बढ़ गई है। हाँ सरपंच जी, अभी परसा बाजारी से लौट रहे थे, अरे उनका रिक्का सड़वा है नहीं, दौड़ा लिया। वो तो कहिए कि हम लोग समय में पहुंच गए डंडा लेके, न तो हड्डी गुड्डी एक कर देता। हाँ हम वो देख कृपा रहा, मरद बच गए। अरे हे सरपंच जी, हमरे सब खुनवा पसीनवा यक कह अपन फसल उगावा जाता है और वका बचावे खातिर रात भर ठंडी गर्मी बरसात पहरा दिया जाता है, और जब वह फसलवा दूसरे दिन अखिया सामना रौदा दिखात है ना, करेजवा कचोट कर रह जाता है। पर इस समस्या के समाधान के लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो गांव के बहले हैं उनके लिए हमारे ग्राम में भी एक गौशाला का निर्माण करा दिया जाएगा। हाँ कब तक करा दिया जाएगा? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को जल्द से जल्द करा दिया जाए, और हो सकता है कि इस काम को कराने में थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए, पर कोई बात नहीं, हम तब तक के लिए अपने ग्राम के बहलों को अपने पड़ोस के ग्राम सभा के गौशाला में पहुंचा देंगे। और ग्राम सभा के सभी सम्मानित सदस्य, मैं आप सभी को इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि कुछ दिनों से हमारे विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति काफी कम हो गई है। लेकिन पता चला कि मास्टर साहब तो खुद नए क्लास में आवत है और उल्टा हमारे बच्चन के ऊपर एग्जाम लगा था कि नहीं। और एक और बात, एक साल बीते वाला है, हमारे लड़कों को अभी पूरा किताब नहीं मिला है। अब वो हमारे लड़कों को किताब ना मिली तो गाँव पढ़ी। और सबसे जरूरी बात तो ये है कि अभी तक जब दोपहर का जब लड़का उनके खाना मिला था दोपहर जब वो ऐसा रहा है, रोटी ठंडक मारे इतना ककड़ियाए जाते कि अगर को मुंह से टूट ना पाए। और तो और दाल ऐसा आता कि कीड़ा उड़ा सब निकल जाता रहा है। अब ऐसा खाना क्यों खाए वो, और सब्जी तो गाँव कहे खेवागा, ऊपर तेल नीचे पानी लबालब भरा रहा है। अब ऐसा खाना क्यों खाई तो अगर पेट खराब ना हो तो क्या हो, बताओ कि नहीं खराब। और ये लोग तो कह रहे हैं कि सारी गलती आप ही की है, आप कह रहे हैं बच्चों की उपस्थिति नहीं है। होती है तो उसमें अभिभावक ही नहीं आते हैं, तो और फिर उसकी वजह से हम उनकी गलतियां खामियां उनसे बता ही नहीं सकते हैं, तो इसमें हमारी गलती नहीं है। और बात है किताबें ना मिलने की, तो हमारे विद्यालय में पूछ लीजिएगा कि कितने बच्चों को किताब मिली है या नहीं मिली है। अगर आपके बच्चे विद्यालय ही नहीं आएगा तो उन्हें किताब कहाँ से मिलेगी। इंदिरा गांधी बच्चों को पढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, और हम भी वही चाहते हैं कि हम भी बच्चों को पढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण काम थे। और हमारे यहाँ हर हफ्ते साफ सफाई होती है, कभी कभी इंसानी गलती भी हो सकती है कि कीड़े निकल आए उस। और बात है, मुझे लगता है कि हमारे ही विद्यालय ग्राम सभा में जो बच्चों को रोटियां खिलाता है, और हमारे विद्यालय में लगभग 150 बच्चे हैं, सबके लिए रोटी बनाते बनाते कुछ रोटियां ठंडी भी रह सकती हैं। और बात है मास्टर की, तो मास्टरों को पढ़ाई लिखाई के अलावा और भी कई काम होते हैं जो मास्टर द्वारा कराए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन में ड्यूटी,
और गांव के सर्वे या अन्य। और बच्चा मास्टर आगे करेंगे भी क्या जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे। अब देखिए भाई, ये समस्या तो आप सभी की है और इसका निवारण भी आप सभी लोगों को करना है। तो यहाँ पर गलती कहीं ना कहीं आप लोग की भी ओर से आ रही है कि आप लोगों को अभिभावक शिक्षक बैठक में आना चाहिए, वरना आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आप लोग के बच्चों की शैक्षणिक स्थिति क्या है। इसलिए आप लोग भी जागरूक होइए और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करिए कि वो सभी लोग अभिभावक शिक्षक बैठक में आया करें। आपके यहाँ पे जो मॉडल यूथ ग्राम सभा का प्रोग्राम था वो काफ़ी आपने अच्छा परफॉर्म किया है। और कुछ चीज़ें, चलो आपके प्रधान जी यहाँ पे एजुकेटेड हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा कहा है। जनरली ये होता नहीं है। जो आपके इतने एजुकेटेड अभी प्रधान जी हैं वो हर जगह मिलते नहीं हैं, इतने एजुकेटेड है कि नहीं है। आपके गांव में ऐसा हो ही रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी अभी स्कूल में हो तो आप कहीं ना कहीं डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे और कहीं ना कहीं आप देश की ग्रोथ में पार्टिसिपेट भी करोगे पूरी तरीके से। तो जितने लोग भी यहाँ पे हैं तो कुछ चीज़ें आप देखो, कुछ चीज़ें सबसे पहले जो आपने कहा था कि हम गांव में क्या क्या कर सकते हैं। देखो यार, कोई भी सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता अगर आप इनपुट दे रहे हो और उससे आउटपुट ना लो, ठीक है। तो आपने कहा कि गौशाला बनाएंगे, आप गौशाला बना भी दोगे तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगी। कितने दिन आप सरकार ढोएगी उसको? नहीं ढो सकती, क्योंकि आप इनपुट तो दे रहे हो, उससे आउटपुट नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसा सिस्टम खड़ा करिए, इसको आप ऐसा सिस्टम खड़ा करिए कि उसका इनपुट भी रहे और आउटपुट भी रहे। आप गौशाला बना दोगे तो फंड तो दे देगी सरकार, कितने दिन देगी? कहीं लेट होगा, कहीं कुछ होगा, तो वो फिजिबल नहीं है हमारे लिए, वो सही से नहीं चलेगा। तो आप जब भी कोई चीज क्रिएट करो, आप सपोज करो आप कभी प्रधान बन गए किसी ग्राम सभा के, तो ऐसे हमेशा मॉडल ऐसे क्रिएट करो कि आप उसका इनपुट हो और आउटपुट भी हो। अगर इनपुट आप दे रहे हो और आउटपुट नहीं ले रहे हो, वो सिस्टम डेड है और वो कभी नहीं चलता। सरकार 2 साल 4 साल 5 साल ढो लेगी, उसके बाद नहीं ढो पाएगी उसको, ठीक है। उसके भी अपनी लिमिटेशंस हैं, क्योंकि उसके भी अपने बजट है, ठीक है। तो अगर आप ये कह रहे हो जो गाय वगैरह की दिक्कत आ रही है, बहला वगैरह की दिक्कत आ रही है, उसको आप किसी एक अच्छे सिस्टम से उसको सॉल्व करो। जैसे आप एक और चीज कर सकते हो, हर घर में एक गाय पालने का, हर घर में एक गाय पालिए, तो अपने आप ही समस्या खत्म हो जाएगी। और जैसे जो हमारे बलरामपुर की मेन समस्या है, यहाँ पे जितने भी किसान हैं वो उनके पास बड़े खेत नहीं है कि जिसके पास 50 बीघा 100 बीघा खेत हो, तो सबके पास छोटे छोटे खेत हैं। और जनरली अब बैलों का काम अब यूज होना चाहिए था, जो आप ट्रैक्टर से करवा रहे हैं वो बैलों का काम अब यूज होना चाहिए, क्योंकि छोटे खेत हैं, उसमें आप यूज कर सकते हो, दूसरे कामों में भी यूज कर सकते हो। तो जब तक उनका यूज नहीं करोगे, उनको बैठा के कितने दिन खिलाओगे? नहीं खिला पाओगे, तुम्हारे घर वाले नहीं खिला सकते तुमको। आप जरा 10 साल बैठ के देख लो, नहीं खिला पाएंगे वो, तो आप कैसे खिला दोगे किसको? अरे सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मेन चीज ये है। और जब भी कोई समस्या को सॉल्व करो आप, तो उसकी जड़ तक जाओ। जैसे आपने कहा कि नाली की समस्या है, नाली की समस्या कितने दिन रहेगी? वो तो हमेशा रहनी है। आप उसको उखाड़ फेंको ना। जैसे आपने कहा कि कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप कर लो कि हम पानी को अलग यूज कर लें, उसके कचड़े को अलग यूज कर लें और उसको भी हम कहीं ना कहीं बेच दें। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये उसकी तरफ ध्यान दो, नहीं तो यार सरकार आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी, उसके भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी सोचो आप लोग। अभी कितने लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं? 11th-12th वाले कहाँ हैं? 11th-12th वाले, अच्छा 12th का पेपर है। 11th वाले कहाँ हैं? कितने लोग IIT में जाना चाहते हैं? है कोई? नहीं जाना चाहते? अच्छा, अच्छी जगह, चलो ठीक है। लेकिन तो यही रहेगा, जो भी यार सबसे पहले तो अच्छा यार बंदा चुनो, आपने जो भी ग्राम सभा का अच्छा है तुमको लगता है अगर वो उसको चुनो, उसके बाद खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करो, उसको सजेशन वगैरह जो भी देना चाहो वो दो।
और हमेशा जब भी मॉडल क्रिएट करो, याद रखना कोई भी मॉडल तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसका इनपुट भी और आउटपुट इनपुट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट सही नहीं है तो फिर एफिशिएंसी आपकी खराब हो जाएगी और वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वो मॉडल कभी भी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा था आपका प्रोग्राम, मुझे यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगा। मैं सर को अभी हैंड ओवर करता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आप लोग अरे सरपंच जी, आज आप कह रहे हैं हमारी और इनकी समस्या आपकी समस्या, और कल ये भी कह दीजिए कि हमारी भैंसिया आपकी भैंसिया है। नहीं, देखिए बात ये है कि आपकी समस्या हमारी समस्या है और इसके निवारण के लिए हम लोग कुछ न कुछ तो हल निकालेंगे ही। इस समस्या के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग एक कमेटी का गठन कर रहे हैं जिसमें गुनगुन, शगुन, कोमल और रोजगार सहायक रहेंगे। सरपंच जी, महिलाएं हमारे देश की रीढ़ है, उन्हें उचित स्वास्थ्य जांच और सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार हमारी महिलाओं और गर्भवती महिलाओं के लिए कई तरह की सुविधाएं लागू करता है जो हमारे यहाँ पालन ही नहीं होता है, और अगर उस पर ध्यान भी दिया जाता है तो बस कुछ ही दिन के लिए, और फिर उस पर लापरवाही शुरू हो जाती है। पिछले कई दिनों से मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियों के लिए हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई दवा का वितरण ही नहीं हुआ है। और तो और इतना ही नहीं सरपंच जी, हमारे बच्चों के सेहत पर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से उन्हें कुछ दिया ही नहीं गया आहार में, न दलिया, न चना, न घी, कुछ भी नहीं दिया गया। सरकार हमारे बच्चों के लिए इतनी सारी योजनाएं लागू करती है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, लेकिन ये लोग आंगनबाड़ी वाले लोग हमारे बच्चों को ये सब चीजें क्यों नहीं देते? ये तो आंगनबाड़ी वाले ही लोग जाने कि वो सारी चीजें वो खुद रख लेते हैं या बेच देते हैं, जिनके कारण हमारे बच्चों को ये सारी चीजें नहीं मिल पाती। आपका क्या कहना है? सरपंच महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था कि दवाइयों का वितरण समय पर ना हुआ हो। देखिए, कुछ समस्या आ गई है जिसकी वजह से दवाइयों का स्टॉक खत्म हो गया है, और अभी तक हमारे गांव में नहीं, बाकी भी गांव में अभी तक दवाइयों का स्टॉक पहुंचा ही नहीं है, इसीलिए कहीं पर वितरण नहीं हो पाया है। जब स्टॉक आ जाएगा तो आप लोगों को वितरित करवा दिया जाएगा। और रही बात गर्भवती महिलाओं संबंधित और महिलाओं संबंधित, तो देखिए, जब हमारी आशा वर्कर जाती है गांव में सर्वे करने के लिए, तो आप लोग बताते क्यों नहीं कि आपके घर में, मोहल्ले में या फिर गांव में कोई गर्भवती महिला है? अगर आप लोग बताएंगे तभी तो उनका हम लोग उचित और स्वास्थ्य को सेवा दे पाएंगे। आप लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे और रिपोर्ट के अनुसार हम सामान मंगवाएंगे। जब आप लोग बताएंगे ही नहीं कि आपके गाँव के घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसको सेवा कैसे मिल सकती है? और मैं मानती हूँ कि इस बार थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन हमारे ही नहीं, बाकी गांव में भी ऐसा हुआ है। हमने बात की थी आशा जी से इस बारे में कि आखिर मतलब दवाइयों का स्टॉक इतना लेट कैसे हो गया। अब जब यहाँ पे वो बस्ती भी है तो हम जान लेते हैं कि आखिर बात क्या है, दवाइयाँ समय पर आप लोगों को वितरित क्यों नहीं हो पाई हैं। सरपंच महोदया और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासी सदस्य को मैं ये बताना चाहूंगी कि केवल इसी 2 महीने में ऐसा हुआ है कि दवाइयाँ आप तक नहीं पहुँच पाई हैं। उसके पहले तो ये आयरन की गोली, कैल्शियम की गोली, मलेरिया फलेरिया जैसी दवाइयाँ पहुँच जाती थी, और इसके पीछे का भी एक कारण है। अब जब हमारे तक ही दवाइयाँ नहीं आई हैं, स्टॉक पूरा दवाइयों का खत्म हो गया है, तो हम आप तक कैसे पहुँचाएंगे? पर पीएचसी में हमारी बैठक हुई है, और तो और सीएमओ साहब ने भी कहा है कि वो कुछ ही दिनों में दवाइयाँ हम तक पहुँचा देंगे, और जैसे ही दवाइयाँ हम तक आ जाएंगी हम आप सभी में वितरण करवा देंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे गाँववासी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, तभी तो हमारे देश का विकास होगा, और जब हमारे देश का विकास होगा तो हम सभी खुश रहेंगे। और जहाँ तक रही गर्भवती महिलाओं की बात, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महीने में गांव में सर्वे करने जाती हूँ, कोई महीना खाली नहीं जाता है, पर गांव वाले हमको सूचित ही नहीं करते कि उनके घर में, उनके गांव में कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, किसको अलग से दवाइयों की जरूरत है, कोई भी सूचना हम तक आती ही नहीं है। अब जब हम तक सूचना ही नहीं आएगी तो हम रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, और रिपोर्ट के अनुसार ही दवाइयाँ आती हैं। इसीलिए आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि जितने भी आपके गांव में गर्भवती महिलाएं हैं या जिनको उचित स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है, वो हमको रिपोर्ट कर दिया करें, ताकि उनका उचित
उचित उनका हो सके जो भी उनको बीमारी है। धन्यवाद। और रही बात समस्या आंगनबाड़ी में सामान को लेकर के, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए वहाँ पर भी सामान खत्म हो गया है। जब सामान आ जाएगा तो आप लोगों को वितरित करवा दिया जाएगा। और रही बात कि आंगनबाड़ी केंद्र वाले सामान को खा लेते हैं, आप लोगों को नहीं देते हैं, देखिए ऐसी बात नहीं है। सामान आता है तो आप लोगों में पूर्णतः उसे वितरित करवाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र वाले उसे रख नहीं लेते ना खा लेते हैं। लेकिन एक और बात, जब आपके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र आएंगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि आखिर आंगनबाड़ी केंद्र में बटा क्या है और क्या नहीं वितरित हुआ है। तो इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अपने बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र जरूर लेके आए। आप लोगों के साथ साथ उनकी देखभाल की जिम्मेदारी हमारी भी है। और सामान के वितरण को लेकर अगर देखें तो हमारे बीच में हमारी आंगनबाड़ी वर्कर बैठी हुई है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर क्या बात है, सामान क्यों नहीं बट पाया है। सरपंच महोदय और ग्राम सभा के सभी सम्मानित सदस्य, जैसा कि प्रश्न उठा है कि बच्चों को दलिया, चना, तेल, घी और पंजीरी जैसी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि पहले कभी ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। अभी पिछले अक्टूबर में कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही है जिसकी वजह से सामान आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं पहुंच पाया है, और जैसे ही वो सामान आ जाता है मैं वितरित करवा दूंगी। और ये आंगनबाड़ी केंद्र आप ही का तो है, बच्चों का ध्यान रखना आपके साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी है। और जो आप लोग समझ रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र वाले सारा खा जाते हैं या रख लेते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। हम खाते या रखते नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर वितरित करवा देते हैं। लेकिन तकनीकी समस्या की वजह से इस बार नहीं वितरित हो पाया है। और आप लोग जब आंगनबाड़ी केंद्र में अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं, तब आपको कैसे पता चलेगा कि कितना सामान बटा है और कितना सामान नहीं बटा है। तो इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप लोग अपने बच्चों को जरूर भेजें। और रही बात इस महीने के सामान की, तो मैं वो लगातार कोशिश कर रही हूँ, और जैसे ही सामान आएगा मैं आपको वितरित करवा दूंगी। देखिए भाई, अभी आप सभी ने सुना कि किस तरीके से हमारी आशा सहायक और हमारी आंगनबाड़ी सहायक ने आप लोग को बताया कि आखिरकार असली समस्या क्या आ रही है। उन्होंने आप सभी को बताया कि किस तरीके से स्टॉक दिख रहा है कि नहीं आ पा रहा है, और दूसरी तरफ ये बात आ जा रही है कि बच्चे और महिलाएं दोनों ही हमारे राष्ट्र की नींव हैं, और बच्चे तो खैर हमारे राष्ट्र का भविष्य हैं। तो हम सभी ऐसा क्यों चाहेंगे कि उनके पोषण में कोई कमी आए। तो यहाँ पर किसी की भी तरफ से कोई भी गलती नहीं हो रही है, कोई भी कमी नहीं आ रही है। मार है तो बस समय की है, और थोड़े ही दिन की बात है। थोड़ा आप सभी लोग धैर्य रखिए, आपकी ये समस्या भी बहुत जल्द ही दूर हो जाएगी। सरपंच जी, हमारे गांव में कई वर्षों से रोजगार की समस्या पैदा हो रही है, जिसका निवारण अभी तक नहीं मिल पाया है। हमारे गांव में कुछ लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं, तो कुछ लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जो लोग मनरेगा के तहत काम करते हैं उनको महीने में बस 10 से 15 दिन ही काम मिल पाता है, बाकी के दिन वो तो बेरोजगार ही रहते हैं। और तो और सरपंच जी, बरसात और सर्दी के मौसम में उनको काम बहुत मुश्किल से ही मिल पाता है, क्योंकि इस समय कामों की तादाद बहुत कम बढ़ जाती है। ऐसे में ये बताइए सरपंच जी, जो लोग बेरोजगार रह जाते हैं वो लोग अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेंगे। आखिर ये बेरोजगारी की समस्या कब खत्म होगी, इसका क्या निवारण हो सकता है। नहीं, आपकी समस्या तो है, रोजगार ना मिलना तो हम सभी के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पे मैं वार्ड पंच से जानना चाहूंगी कि आखिरकार इसमें आपकी क्या राय है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे। माननीय सरपंच महोदया, मैंने इसका सुयोग निवारण करते हुए यह सोचा है कि हमारे ग्राम में बेहद जमीनों पर और सड़क के किनारे मूठ जैसे कई उपयोगी घास उगे हुए हैं। इनकी उपयोगिता न जानते हुए हमारे कृषक भाई इसे व्यर्थ ही जला देते हैं। और हमारे ग्राम में आंवले के पेड़ की अधिकता होने के कारण यहाँ पर आंवले का उत्पादन अधिक होता है, जिसे जो पेड़ों से गिरकर व्यर्थ ही सड़ जाते हैं या बाजार व्यापारियों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि रोजगार सहायक इस पर अपना विचार विमर्श करें और हमें बताएं कि इससे हमारे ग्राम में रोजगार कैसे बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत से किसान भाइयों के खेतों में मूठ लगे होते हैं, जिन्हें वे व्यर्थ ही जला देते हैं। हम इसका उपयोग रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर मूठ की मौनी बनाकर बाजार में बेच सकते हैं।
और इसमें से शायद कोई ही होगा जिसे यह बनाना ना आता हो। और जैसा कि हमारे पंच महोदय ने बताया कि हमारे गांव में आंवलों को बहुत ही सस्ते दामों में बेच दिया जाता है, तो हम इन आंवलों का अचार बनाकर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बाजार में बेच सकते हैं। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना काम करने के लिए पंचायत भवन में एक कमरा दिया जाएगा। आ रहा है कि इसके लिए भी एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से देखा जाएगा और वार्ड पंच के नेतृत्व में इस कमेटी में संध्या और रोजगार सहायक रहेंगे। माननीय प्रधान और ग्राम सभा के सभी सदस्य, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव में ये भी एक बड़ी समस्या है कि नल और हैंडपंप के रोज रोज पर देखभाल न करने के कारण वो भी अब खराब हो चुके हैं, जिसके कारण गांव वालों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। उन्हें पानी लेने के लिए या तो दूसरे गांव जाना पड़ता है या तो घर से दूर जाना पड़ता है। तो प्रधान जी, आप ही बताइए इसका समाधान क्या हो सकता है? इस विषय पर तो मैं अपने वार्ड पंच से पूछना चाहूंगी कि आखिर समस्या क्या आ रही है। और जल तो बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि जल है तो जीवन है। तो इस वजह से मैं जानना चाहूंगी कि वार्ड पंच जरा बताएं कि समस्या आखिरकार आ क्या रही है। माननीय सरपंच जी और यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों, जैसा कि इन्होंने समस्या पेश की है कि हैंडपंप टूटे हुए हैं, गांव के नलों में पानी नहीं आ रहा है, तो इसका कारण है कि लोग बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं। लोग टोटी खोल दे रहे हैं, बंद करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं और टोटी को बार बार तोड़ दे रहे हैं। हम बार बार टोटियों को लगवा भी चुके हैं, लेकिन ये बार बार तोड़ देते हैं। अगर ये लोग इंश्योर करें कि दोबारा टोटियों को नहीं तोड़ेंगे तो हम दोबारा लगवा सकते हैं, लेकिन ये इनकी जिम्मेदारी है कि बार बार टोटियों को न तोड़े और पानी बर्बाद ना करें। अगर ये पानी न बर्बाद करेंगे तो इनकी समस्या ये हल हो जाएगी। और जहाँ तक बात है कि हैंडपंप टूटे हुए हैं, तो हमारी जानकारी के अनुसार इस गाँव में 15 हैंडपंप है, जिसमें से 60 टूटे हुए हैं। तो हमने इसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है। जब हैंडपंप आ जाएंगे तो इन्हें लगवा दिया जाएगा। नहीं, तो आप सभी ने अच्छे से सुन लिया कि हमारे वार्ड पंच ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी रिपोर्ट को आप सभी के सामने रखा है। और सच में ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस चीज को सुनिश्चित करें कि पानी को, जल को हमें बर्बाद नहीं करना है, वरना हैंडपंप सुधरवाने में, उसको सही से बनवाने में कहाँ ज्यादा समय लगने वाला है। वो तो बनाने का क्या, एक बार क्या 50 बार बनवा देंगे। पर समस्या तो तब आती है ना जब आप ये समझ लेंगे कि ये संपत्ति सिर्फ सरकार की है। अरे ये सरकार की नहीं, आपकी भी संपत्ति है, क्योंकि सरकार तो आप ही की है। आखिरकार हम लोग एक लोकतंत्रात्मक देश में हैं, तो सरकार तो लोगों की है। तो फिर ये कैसे मान सकते हैं कि ये संपत्ति सिर्फ सरकार की है? तो इसकी सावधानी और इसको अच्छे से इस्तेमाल करने को लेकर ध्यान तो आप ही को रखना है। तो मैं चाहूंगी आप सभी से, मैं ये अनुरोध कर रही हूँ कि अगली बार से ऐसी कोई भी समस्या हमारे सामने ना आए कि टोटी को तोड़ दिया गया है या जल का बहुत ही ज्यादा अनुपयोग किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जल बर्बाद किया जा रहा है। इस वजह से मैं चाहूंगी कि इस समस्या का हल भी लोकतंत्र की शक्ति से हो। तो पहले तो ये बताइए कि कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि तालाब का निर्माण पहले किया जाए, और कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नाली का निर्माण पहले हो। और अब ये बताइए कि कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि सड़क का निर्माण पहले हो। तो ये देखकर पता चल रहा है कि सड़क के निर्माण को लेकर ज्यादा लोग चाहते हैं कि सड़क का निर्माण पहले हो। तो बहुमत की बात मानी जाएगी और इसी वजह से सबसे पहले सड़क का निर्माण होगा, और जब हमारे पास बजट बचेगा तो फिर हम लोग तालाब का और नाली का भी निर्माण करा देंगे। जी हाँ, जिस तरह इस सभा से मुझे पता चला है कि ज्यादातर बहुमत में लोगों का कहना है कि सड़क का निर्माण पहले हो, यानी सड़क का दुरुस्तीकरण पहले हो, उसके बाद नाली का होगा। और सभी को पता है 3,50,000 रुपए में एक नए तालाब यानी नए पोखरे का निर्माण तो नहीं हो सकता। इस तरह हम बता दें कि सर्वप्रथम सड़क का निर्माण होगा और नाली का दुरुस्तीकरण होगा। उसके बाद अगर इस बजट से पैसा बचता है तो पोखरे का कार्य शुरू किया जाएगा।
और इसके बाद नया सत्र शुरू होते ही हमारे ग्राम पंचायत को दोबारा बजट मिल जाएगा, उसके तहत ये कार्य पूरा करा दिया जाएगा। और इस सभा के अगली जो समस्या पर चर्चा हुई वह शिशु और गर्भवती महिला को लेकर रहा, जिसमें हमारे आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर से यह पता चला कि स्टॉक खत्म हो चुका था, दवाइयों का जो स्टॉक रहता है वो खत्म हो चुका था। और उनकी पीएससी में बैठक भी हुई थी, वो सेमो साहब से बात भी की और इससे यह पता चला कि स्टॉक के आते ही ग्राम पंचायत में सभी लोगों को दवाइयां वितरण करा दी जाएगी। और जहां तक की बात रही दलिया चना और इस सब बात को लेकर, तो वो भी आएगा जल्द से जल्द, उसे भी वितरण करा दिया जाएगा। और जो इस सभा का अगली मुद्दा पर चर्चा हुई वह रोजगार से संबंधित रहा, जिसमें कि एक कमेटी का गठन हुआ और उसमें यह चर्चा हुआ कि स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि वो बेरोजगारी के समय में भी अपना रोजगार आसानी से कर सकें। और इस सभा का जो अंतिम मुद्दा रहा यानी सबसे महत्वपूर्ण जो जल से लेकर रहा, उसके लिए कुछ नलों को नया लगवा दिया जाएगा और जो मरम्मत के लिए है, मरम्मत का कार्य हो सकता है जिसमें उसमें मरम्मत कराई जाएगी। और इसी के साथ आज का ये सभा का सभी मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। अब सबसे आखिरी में जब सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है तो अब हम इस ग्राम सभा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और मैं प्रधान आप सभी को इतने ध्यान से सुनने के लिए और अपनी समस्याओं को इतने अच्छे तरीके से रखने के लिए और उनका निवारण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। किसी समस्या पर या फिर ग्राम के विकास के लिए अन्य सुझावों पर भी बात करेंगे। कि लगभग हमारे आज की इस सभा में जितने भी मुद्दे थे उन सभी मुद्दों पर बात कर ली जा चुकी है और उन सारी समस्याओं के समाधान भी निकल चुके हैं। तो इस वजह से मैं अपने सेक्रेटरी साहब से इस चीज को लेकर अनुरोध करूंगी कि वो मिनट्स ऑफ द मीटिंग के बारे में बताएं। आज के इस बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सर्वप्रथम कृषि से संबंधित रहा, जिसमें यह बताया गया कि कृषि सहायक के बातों को आप ध्यान से अपने खेतों में लागू करें और उनके द्वारा दिए गए सुझाव को आप अवश्य लागू करें। और दूसरी समस्या जो रही इस गांव का वो रहा आवारा पशु यानी बहल्ला को लेकर, जिसमें यह हुआ कि अपने ग्राम पंचायत में एक गौशाला का निर्माण कराया जाएगा। जब तक कि इस गौशाले का निर्माण हमारे ग्राम पंचायत में हो रहा है तब तक के लिए हम अपने दूसरे ग्राम पंचायत में के गौशाले में अपने यहाँ के आवारा पशुओं को वहाँ पर भिजवा दिया जाएगा। और तीसरा जो अहम मुद्दा रहा वह शिक्षा को लेकर रहा, यानी उसको स्कूल से संबंधित। तो इसमें यह बताया गया कि अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावक यानी आप लोग अवश्य पहुंचे और जहां तक कि वहां के भोजन के गुणवत्ता की बात है तो उसमें पूर्ण सुधार की जाएगी। और अगली मुद्दा जो रहा वह वार्ड नंबर 4 को नाली और सड़क को लेकर रहा, जिसमें एक कमेटी का गठन हुआ और यह बताया गया कि वहां पर नाली और सड़क की मरम्मत करा दी जाएगी और आप लोग ऐसा दोबारा गलती ना करें। और जो इस सभा का अगली मुद्दा रहा वह समस्या भी रहा जो है तालाब को लेकर। तो मैं इस सभा के द्वारा यह बताया गया है कि टूटे व गंदे तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। और जहां तक की बात है एक नए तालाब को बनवाने की, तो मैं यह बताऊंगा कि इस साल के बजट का क्या ब्यौरा रहा। तो इस साल में हर साल की तरह इस साल में भी हमारे ग्राम पंचायत को 14 लाख रुपए का बजट मिला, जिसमें 2 चक्रोट का मिट्टी डालकर ऊंचाई की गई और उसका दुरुस्तीकरण किया गया। और जो दूसरा कार्य कराया गया 3 जगहों पर पुलिया का निर्माण कराया गया, जिससे कि खेतों का पानी आसानी से निकल जाए। और तीसरा कार्य जो कराया गया तालाब का सौंदर्यीकरण। और चौथा कार्य कराया गया पंचायत भवन सरकारी स्कूल को जाने वाली मार्ग का मरम्मत कराया गया। और यह सब कार्य मनरेगा के तहत भी हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 6 लाख रुपए का खपत हुआ है। और बजट का जो पैसा बचा हुआ है उसमें से 3,60,000 रुपए से ग्राम पंचायत में
इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण और नाली का दुरुस्तीकरण किया गया और 90,000 रुपए से जल नल यानी हैंडपंप को दुरुस्त कराया गया और सामुदायिक जगहों पर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई। इस तरह अब नवंबर का महीना भी चल रहा है और यह सत्र समाप्त होने वाला भी है। कुल मिलाकर इस सत्र में 10,50,000 रुपए का खपत हो चुका है, यानी 14 लाख रुपए में से 3,50,000 रुपए शेष बचे हुए हैं। अब आप लोग ये बता दीजिए कि सर्वप्रथम सड़क का निर्माण हो या नाली का दुरुस्तीकरण हो या नए तालाब का निर्माण हो।